Raj Singh Thakur ji. President and CEO Six Sigma Healthcare, Dr. Pradeep Bhardwaj ji. President Bharatiya Janata Party, Delhi State, respected Adesh ji. My dear friend, Dr. Bhagwat Rajput ji, dignitaries on the dais, award winners, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. I'm honored to be present here today. I was part of the last ceremony which happened, I think, 2 years back in December 2019. Unfortunately, because of the COVID-19 pandemic, no such big events happened in the past 2 years. But because of the medical experts, our scientists, our doctors, our health workers, frontline workers, we were able to overcome and fight this COVID-19 pandemic. Let me first thank all of you for your contribution during the COVID-19 pandemic. मुझे लगा आप अपने लिए तो ताली मार ही लेंगे. मेरी आवाज धीमी हो सकती है, आपकी तालियों की आवाज धीमी नहीं हो सकती. जो कोविड-19 पैंडेमिक के वॉरियर्स के लिए ताली नहीं मार सकते, वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते. ज्यादातर लोग मंच पर बैठते हैं, उनको आदत रहती है ताली बजाने की. जिनको मंच पर मौका मिल जाता है, उनको आदत नहीं रहती ताली बजाने की. लेकिन जब इसमें सभा में आया तो इस फंक्शन में इतना उत्साह लग रहा था, तालियों की गड़गड़ाहट थी. पर जैसे ही आपको आपके अवार्ड्स मिल गए, आप में भी थोड़ा सा जोश कम हो गया. Such events are organized to recognize what we have done, to pat your back, to motivate you, to inspire you, to work more hard and contribute more towards the society. And that is why I come time and again for the Six Sigma Healthcare program, because they do what others couldn't do at the high altitude level, and my best wishes to them and my heartfelt congratulations to Dr. Pradeep. So in these times of the pandemic, there is no greater contribution than to selflessly serve humanity and ensure the safety and well-being of others. And you have done so in the past 2 years. At practical level, every life has a lifespan. And if we look back into the history, I mean, most of the time since the inception, mankind was lucky if he made beyond 5 years of age. And just 200 years ago, no country had a life expectancy higher than 40 years. Since 1800, the average life expectancy has more than doubled to 72 years of age. डॉक्टर साहब को क्यों घेरा हुआ है सबने? डॉक्टर प्रदीप जी ऊपर बच गए, आपको सबने नीचे घेर लिया है. भाई जिसके अवार्ड नहीं मिले उसको मिल जाएंगे, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देंगे. ये बदलाव आया कैसे?
सबसे बड़ा बीमारी का कारण तो पानी था, तो पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था में सुधार लाए, शहरों में वो सुविधाएं देने का काम हुआ। निरंतर हाथ साफ करने की आदत डालने के लिए कहा गया, साबुन से हाथ साफ करो। मेडिकल फील्ड में बहुत सारी रिसर्च हुई, डेवलपमेंट हुई, अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अच्छे डॉक्टर्स आए। मैं कई बार देखता हूं अभी भी यूनिसेफ जैसी संस्थाओं को और बहुत सारी सरकारी संस्थाओं को भी अभी भी अभियान चलाना पड़ता है कि अपने हाथों को साफ करिए, और हाथ साफ करने का तरीका बताया जाता है कि उंगलियों को कैसे साफ करना है, कितनी बार मलना है, कितनी देर तक रब करना है। मुझे याद है मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष था, तो उस समय यूनिसेफ वालों ने वर्ल्ड कप से पहले सचिन तेंदुलकर को एंगेज किया अपने एम्बेसडर के रूप में। वो हाथ धोना सिखाते थे, कैसे धोना है। कहने के लिए बात छोटी लगती है, लेकिन बहुत बड़ा महत्व है इसका। इसी तरह से ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मैं इकट्ठे, हम दोनों सांसद थे, वो मुझसे सीनियर थे। 14, 15, 16 लोकसभा में तीनों बार लोकसभा में देखता था योगी जी एक बात को बार बार उठाते हैं। वो कहते थे पूर्वांचल में, यानी कि ईस्टर्न यूपी में, या तो गैंगवॉर है या जापानी बुखार है। तो मैं हिमाचल से आता हूं, मुझे लगता था जापानी बुखार क्या होता है। गैंगवॉर तो पिक्चर्स देख के पता था क्या होता है। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस की जब बात उन्होंने की, मुझे तो तब तक पता नहीं था। लेकिन अब जब चुनाव में मैं गया, वो मुख्यमंत्री बने, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से गैंगवॉर को भी खत्म कर दिया, जापानी बुखार को भी खत्म कर दिया। और एक बड़ा कारण उसका गंदगी मुक्त करने का था, स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ा हुआ था। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन किसी ने उसमें विस्तार में देखा ही नहीं कभी। मैं बहुत सारी WHO की रिपोर्ट्स पढ़ता था, उसमें रिपोर्ट्स में आता था कि महिलाओं की मृत्यु और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स की और बाकी सबकी क्यों होती थी। उसमें बड़ा कारण था सैनिटेशन की सुविधाएं ना होना। अब कोई गर्भवती महिला है तो बहुत सारे देश के अगर 45 करोड़ लोग ऐसे जिनके पास शौचालय की सुविधा ही नहीं थी। देश की कम से कम 60% आबादी खुले में शौच करने जाती थी, और आजादी के 70 वर्ष के बाद की हालत थी। आप 5 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि अगले 6 घंटे के अंदर इस पूरे होटल में एक भी टॉयलेट की सुविधा नहीं, तो आपकी हालत क्या होगी। इस देश के बुजुर्ग हो, महिला हो, उनकी हालत क्या होती थी। सूर्योदय से पहले खुले में शौच करने जाओ, फिर सूर्यास्त होने का इंतजार करो। घनी आबादी वाले इलाकों में कैसे वो जीवन अपना व्यतीत करती होंगी। बात छोटी थी, लेकिन वो भी बदलाव किसने किया, जब मोदी जी ने आकर उनके लिए 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम मात्र 2 वर्षों में करने का काम किया। महिलाओं ने उसको इज्जत घर का नाम दिया। उसका भी आपके स्वास्थ्य पर सीधा फर्क पड़ता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर भारद्वाज हाई एल्टीट्यूड पर जाकर अपनी सुविधाएं आप सबके माध्यम से, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो देते भी होंगे। आप पहाड़ों में सैर करने जाते हैं, आप कल्पना कीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं 20, 30, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, या वहां बीमार करके, तो वहां पर कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, तो क्या है। और मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में अनुभव किया है कि वहां पर मैंने डीसी महोदय को कहा कि हर 15 किलोमीटर पर शौचालय बनाना है, पैसा मैं दूंगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाती थी, मैं टॉयलेट नहीं बना पाया कई साल तक। तो मैंने सारे स्कूलों में बना दिए थे। डॉक्टर राणा यहां पर बैठे हैं, गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन हैं।
हम दोनों एक ही जिला हमीरपुर से आते हैं और जितनी गरीबी देखकर आज ये देश के नामी ग्रामी अस्पतालों में से किसी एक के चेयरमैन बने, हमारे पूरे इलाके के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी ये मान सम्मान की बात है। यहाँ पर है, लेकिन वहां पर भी पार्वती अस्पताल खोलकर इन्होंने वहां पर भी सेवाएं देने का काम किया है ताकि गरीब जनता को वहां पर भी सुविधाएं मिल पाए। इसी तरह से आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आपको देखकर ना जाने कितने लोग प्रेरणा लेते होंगे। मैंने भी एक ऐसा प्रयास सन 2018 में शुरू किया था, अप्रैल 2018 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की शुरुआत की। 3 गाड़ियों से शुरू किया था, करते करते 3 साल में 17 गाड़ियां हो गई। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन सब लेकर जाते हैं। इस कोविड के टाइम पर जब कोई बाहर नहीं आता था मदद करने के लिए, तब हमारी 17 की 17 गाड़ियां हिमाचल प्रदेश के अलग अलग बॉर्डर्स पर खड़ी होती थी टेस्ट करने के लिए, दवाइयां देने के लिए। और इन 3 सालों में हमने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पंचायतों में जाकर, रोज नई पंचायत में जाते हैं, 8 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी किया, उनकी जांच भी की, उपचार भी किया और दवाइयां भी मुफ्त में देने का काम किया। 8 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को किया। तो जो आप हाई एल्टीट्यूड पर करते हैं डॉक्टर भारद्वाज, मैं कह सकता हूं मैं तो 3-3.5 हजार फीट की हाइट पर ही कर रहा हूं। आप लोग तो 13 और 15 हजार फीट की हाइट पर भी वो सुविधाएं देते हैं जहां पर कोई और नहीं पहुंच पाता है। मेरा एक आग्रह आपसे ये भी रहेगा, ये जो पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आई है, भविष्य में ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो तो उसे हम लड़ कैसे सकें। आप कल्पना कीजिए, जब 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा तो अधिकतर जनता को पता, दुनिया भर के लोगों को पता नहीं था कि आगे होगा क्या। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ, ये जब हमारे देश से दवाई की मांग इतनी बढ़ी कि दुनिया भर के देशों ने मांगनी शुरू की, प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन आते थे, तो हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने यहां से वो सारी दुनिया भर में देने का काम किया। भारत फार्मा हब के रूप में उभरा। लेकिन दुनिया भर की एक बड़ी लॉबी है जिसने उसके खिलाफ भी बोलने की शुरुआत की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के खिलाफ। लेकिन हम यहीं पे रुके नहीं। पीपी किट नहीं बनती थी, मास्क तक बड़े लिमिटेड बनते थे। मोदी जी ने उस समय कहा कि आपदा में अवसर और आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। आप हिंदुस्तान के लोगों की ताकत देखिए। मात्र 2 महीने के अंदर, जहां पहले एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, वहां पर 10 लाख पीपी किट एक दिन में बनाने का काम, 1 महीने में बनाने का काम की शुरुआत करती। ये ताकत हिंदुस्तान की। हम दुनिया की और वैक्सीन के लिए नहीं देखे। हमारी यहीं की 2 कंपनीज ने करोड़ों वैक्सीन की निर्माण, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी की। और दुनिया में शायद भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसने 180 करोड़ वैक्सीनेशन करने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है। ये भी आप सबकी सहायता के कारण ही हो पाया। आपने जो आपदा के समय किया, उसको तो मैं, उसके लिए आपका साधुवाद, आपको बधाई, आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। लेकिन 2017 में 15 साल के बाद नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी सरकार लेकर आई थी, मोदी जी की सरकार लेकर आई थी। आप देखिए, यूक्रेन में विद्यार्थी फंसे थे, क्या करने गए थे? सारे मेडिकल स्टूडेंट्स थे। हमारी 70 साल की खराब नीतियों के कारण यहां पर बच्चे मेडिकल की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। विदेशों में सस्ती शिक्षा प्राप्त होती थी, यहां पर महंगी थी। यहां पर एडमिशन नहीं। यहां पर एडमिशन प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, उसका उल्लेख मैं यहां पर नहीं करना चाहता। 130 करोड़ के देश में मेडिकल कॉलेज थे कितने? आज मैं कह सकता हूं, हमने 2014 से लेकर अब तक 54% मेडिकल कॉलेजेस में वृद्धि की है। 387 मेडिकल कॉलेजेस थे जो बढ़कर आज 596 मेडिकल कॉलेजेस मात्र 7 वर्षों में है। और इसमें
जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 39 में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। यूजी और पीजी की सीट्स में 80% की वृद्धि हुई है। जहां लगभग 82,000 मेडिकल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीट थी, वो बढ़कर 1,48,000 सीट्स हो गई हैं। और लगभग प्रतिवर्ष 1.5 लाख नए डॉक्टर्स ग्रेजुएट करके आ रहे हैं, जो एक बड़ी वर्कफोर्स बनकर तैयार हुई है। हमारे यहाँ पर केवल 7 एम्स अस्पताल थे, जो बढ़कर 22 एम्स अस्पताल हो गए हैं। जन आरोग्य योजना में 17 करोड़ 59 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिससे लगभग 3 करोड़ अस्पताल में एडमिशन्स हुई हैं और 1,52,130 आयुष्मान भारत के हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर्स बनाने का काम हमने देश भर में शुरुआत की है। और यही नहीं, ऐसी बहुत सारी सरकार की योजनाएं जिससे दवाई भी सस्ती मिलती है, इलाज और उपचार भी सस्ता होने का काम भी शुरू किया है। कोविड के समय आरोग्य सेतु ऐप भी बनाई, जो दुनिया भर के देशों ने उसको देखकर आगे बढ़ने का काम भी किया। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जो दिल्ली तक में भी नहीं थे, उसको हमने देश भर के हर जिले में बनाने का काम किया, यहाँ के बड़े बड़े अस्पतालों में भी नहीं था। टेस्टिंग लैब्स को हमने देश भर में, जो अगली हमारी योजना है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्कीम हम लेकर आए हैं, उसमें हर जिले में टेस्टिंग लैब्स और सेंटर्स वहां पर बनाने का हम काम शुरू करने वाले हैं। कोविन ऐप हमने देखा कि कोविड के समय डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हमारी सरकार ने कितना सुगम कर दिया था, रजिस्टर करना भी और वैक्सीन लगवाना भी, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना भी और सर्टिफिकेशन करना भी। दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए, हमारे देश भारत में वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर पाए। जो कल तक कहते थे कि मोदी जी बैंक खाते क्यों खोलते हैं, आपने आपदा के समय देखा कि 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाते ही उनके खाते में पहुंच गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खाता भी खोल दिया था और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने का काम भी किया था। ये बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में आपको देखने को मिला है। मैं यही कहूंगा कि जो सिक्स सिग्मा कर रहा है, ऐसा अगर और भी संस्थाएं आगे बढ़कर करें तो उसका बहुत लाभ मिलेगा। मेरी कैबिनेट मीटिंग है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी में जाना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं पहले ही लेट हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पर हैं, इतना बड़ा योगदान करने वाले यहाँ पर हैं। आप सबको आज सम्मानित किया गया है। एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी को और इनकी सारी टीम को मैं अपनी ओर से तो शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपको लगता है डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी अच्छा काम करते हैं, तो आप इनके लिए जो करना चाहते हैं कर दीजिए। ये बैक बेंचर्स आपके लिए ताली नहीं बजाते जो पीछे वाले हैं। और अगर आप अपने देश के लिए यही समर्पण भाव आगे भी रखना चाहते हैं, आप भारत के लिए अपनी सेवाएं देते रहेंगे, तो मैं तो ये कहूंगा कि परेशानियां हमने पिछले 2 सालों में तो बहुत देखी। हर किसी के जीवन में परेशानी आती ही है, लेकिन आप सबको कहूंगा परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और हम सबको आप पर गर्व भी है। और जो भारत माँ का अपने आप को बेटा बेटी समझते हैं, योगदान देने के लिए तैयार है, इस गेट से लेकर उस कोने तक जिसको ईश्वर ने एक हाथ दिया वो एक हाथ खड़ा कर देना, जिसको 2 दिए वो दोनों हाथ खड़े कर देना, और मेरे साथ नारा लगा देना, भारत माता की। वो ब्राउन कोट वाले मेरे भाई साहब जो हैं ये खड़े हैं ना, उन्होंने हाथ खड़ा किया
और उनके साथ वाले जो हैं जिन्होंने चश्मा लगा के बैठे, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनके साथ वाले, हाँ आपका हाथ खड़ा नहीं था। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. But we are not letting you go, as you said कि आप लेट हो रहे हैं। मुझे आपके सिर्फ 2 मिनट ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बुलाना चाहूँगी स्टेज पर स्टार इमेजिंग से श्री समीर जी को to kindly come on stage and felicitate Mr. Anurag Thakur and श्री आदेश गुप्ता जी। और साथ ही मैं चाहूँगी कि जल्दी से स्टेज पर आ जाएं जस्टिस कुमारी आरती जी, और उनके बाद डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, डॉक्टर पल्लवी जैन, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स पुणे, होटल पुलमैन, डॉक्टर राजवीर चोपड़ा। काइंडली बी एंड क्यू टू रिसीव योर अवार्ड फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह जी। हमारे माननीय सम्माननीय डॉक्टर डी.एस. राणा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो स्टेज पे आए। डॉक्टर डी.एस. राणा साहब हमारे सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर के अंदर भी बोर्ड मेंबर हैं डॉक्टर डी.एस. राणा, और हमेशा इनका सपोर्ट हमें मिलता रहता है। डॉक्टर डी.एस. राणा, चेयरमैन सर गंगाराम हॉस्पिटल, स्वागत है सर आपका। So everybody please give a huge round of applause for this wonderful moment. And to the dear guests who are standing on the door and closing all the view and the entrance, आप सभी प्लीज आगे आके बैठ जाइए, बहुत सारी सीट्स खाली हैं अभी। Many congratulations to all the awardees, और तालियां अगर आप बजा देंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी, सभी अवार्डीज को बहुत खुशी होगी।